यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था पिछला बार, अब आते हैं। अब कहा गया जैसे कि आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के टाइम भी आपको इनवाइसेस इशू करना ऑब्वियस सा बात है। बस आपको करना क्या है उस इनवाइस पे, जैसे आप कैसे करते हो, जैसे कि आप कंपोजिशन स्कीम लिखते हो ना कि कंपोजिशन स्कीम नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स लिखा जाता है, स्टेटमेंट होता है। वैसे ही जब भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस का केस होगा, उस केस में जब भी इनवाइस इशू होगा वो एक इंडोर्समेंट कैरी करेगा साथ में, उस पर लिखा होगा, क्या लिखा रहना चाहिए, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, एसईजेड डेवलपर सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर फॉर ऑथराइज ऑपरेशन ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। अगर हम लोग ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अगर एक्सपोर्ट करते हैं या सप्लाई करते हैं एसईजेड को, मतलब इन शॉर्ट जीरो डेट सप्लाई के केस में एक एंडोर्समेंट भी कैरी करेगा, समझ गए। अगर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करते हैं तो उस केस में एंडोर्समेंट कैसा लिखा रहना चाहिए, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर ऑपरेशन अंडर, हाँ यहाँ से लिखेगा, फॉर ऑथराइज ऑपरेशन अंडर बॉन्ड एल्यूटी ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ये पूरा लाइन लिखा जाएगा साथ में, समझ गए। एज द केस में भी जो भी हो, इस तरह से आपका एक, समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के केस में, ठीक है, एज इट इज जैसा अपना टैक्स इनवॉइस है वैसा ही एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा जो कि एक स्पेसिमेन बताया गया था आप लोगों को, कह सकते हैं कि कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए एक टैक्स इनवॉइस में। ऊपर बताया गया था जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट, दिस दैट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, जो भी था वहाँ पे लिखना था आपको, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उस केस में सामने वाला बंदा आपके यहाँ रजिस्टर्ड हो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों होगा, आपके देश का नागरिक है वो, नहीं है ना, आपके देश में कुछ काम करता है वो, नहीं करता ना, तो वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो लेगा नहीं आपके देश में, तो वो ऑब्वियस सा बात है अनरजिस्टर्ड होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में स्टेट का नाम तो आपको दे नहीं सकते, कोड दे नहीं सकते उसका, तो आप क्या करिएगा एक्सपोर्ट इनवॉइस के केस में नेम ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मेंशन करिएगा, बस, समझ गए। तो एज इट इज टैक्स इनवॉइस है, जो आप लोग रिसिपिएंट का डिटेल प्रोवाइड करते हैं, डिटेल रिसिपिएंट का एड्रेस दिस एंड दैट, वहाँ पे आप क्या करिएगा नेम ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, समझ गए। अब ये की पॉइंट है जो आपने ऊपर पढ़ा, कोई खास नहीं, एक सैम्पल टैक्स इनवॉइस आपको दिया गया है, देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, सप्लायर का, ठीक है, इनवॉइस का डेट, इनवॉइस का नंबर, कस्टमर का नाम, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ठीक है। तो बिलिंग एड्रेस और कस्टमर का एड्रेस हो सकता है सेम हो, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर डिफरेंस है तो बिलिंग एड्रेस जरूरी है देना। उसके बाद एसेसन, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, एसजीएसटी, सीजीएसटी, सेस क्या लगा, या फिर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, और वैसा बात है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स क्या हुआ, इनवाइस क्या हुआ, सब कुछ। अगर रिवर्स चार्ज में है तो यहाँ पर टैक्स टू बी पेड इन रिवर्स चार्ज लिखा होना चाहिए। ये डुप्लीकेट था फॉर ट्रांसपोर्टर के लिए, और ये अपना साइन करेगा, समझ गए। तो जनरली एक बताया गया कैसा इनवाइस होना चाहिए, आप अपना इनवाइस जैसा चाहे डिजाइन कर सकते हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उस इनवाइस में होना चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं ई इनवाइसिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ई इनवाइसिंग हुआ क्या कि जब स्टार्ट हुआ तो पहले लिमिट बहुत हाई था, फिर धीरे धीरे घटते 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 अब तो 5 करोड़ पे आ गया है, ठीक है। तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ पे चला जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, और भी कम सकता है। ई इनवाइसिंग बेसिकली वो सिस्टम है ना जो आपका फेक आईटीसी को रोकने में काफ़ी हद तक कारगर साबित हुआ है, ठीक है। जिस भी सप्लायर पे ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल होता है उससे सिर्फ टैक्स इनवाइस इशू करने से उसका काम नहीं चलने वाला, समझ गए। उसे ऑनलाइन साइट पे जाना पड़ता है, ई इनवाइसिंग का अलग साइट है, उस पर जा करके
उसे ई इनवाइस जनरेट करना पड़ता है और वहाँ उसे मिलता है IRN नंबर, जो कि बहुत लंबा होता है, ठीक है, ABCD 1 2 3 4 करके बहुत लंबा सा लिखा रहता है, समझ गए। तो आइए देखते हैं ई इनवाइसिंग क्या है। ई इनवाइसिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस टू बिजनेस इनवाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस इनवाइस, ठीक है। B2C वाले केस में कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? सिंपल सा कहा गया कि अगर B2C है तो ऑब्वियस सा बात है वो सामने वाला बंदा जो भी GST का पेमेंट किया होगा सप्लायर को, उसका वो क्लेम तो करने वाला नहीं, क्लेम नहीं कर रहा ना, ITC क्लेम नहीं करना उसको। पर B2B वाले बंदे ITC क्लेम करते हैं। जब वो ITC क्लेम करते हैं तो उनका ITC सही है या नहीं है ये जानने के लिए ई इनवाइसिंग को लाया गया। होता क्या था, शुरू के समय में जब लिमिट हाई था तो लोग क्या करते थे ना कि मंथ खत्म हो गया, किसी को लग रहा है कि यार मेरा बहुत ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, और उसका टैक्स लायबिलिटी तो है नहीं, कस्टमर से कलेक्ट किया है पर उसको देने का इच्छा नहीं है, चोर जागा उसके मन में, तो वो किसी और के पास गया, उसने कहा भाई साहब मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। अब ई इनवाइसिंग में क्या है ना, जिस पे भी ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल होता है उसे टैक्स इनवाइस के साथ ही साथ ई इनवाइस जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि महीना खत्म होने के बाद कोई आपको इनवाइस इशू करेगा, जिस पे भी ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बेसिकली फेक ITC को रोकने का एक बहुत अच्छा जरिया था और इसका बहुत अच्छा फायदा भी होता है। होता क्या, अगर ई इनवाइसिंग से बिल काटो GST का रिफंड भरने का जरूरत ही नहीं है आपको, ऑटो फिल कर लेता है 1 को, ठीक है। और आपके 2A में जो रिसिपेंट उसके 2A में भी उसी टाइम फिल लगता है, उसी टाइम सेम टाइम। तो शुरू में कहा गया कि ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे कहा गया इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी पिछले साल, किसी भी पिछले साल, ये नहीं कहा गया कि पिछला साल, किसी भी पिछले साल 17-18 के बाद किसी भी पिछला साल में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था तो अब आपको ई इनवाइस जनरेट करना पड़ेगा। और ये वॉलेंटरी नहीं है, आप पर मैंडेटरी है, आपको जनरेट करना ही पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए 18-19 में आपका टर्नओवर 12 करोड़ था, लेकिन 2019-20 में आपका टर्नओवर फिर 5 करोड़ था, फिर 2020-21 में आपका टर्नओवर मान लेते हैं 2 करोड़ था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपका टर्नओवर 18-19 में 12 करोड़ 10 करोड़ को पार कर चुका था। तो अब आपको ई इनवाइस जनरेट करना पड़ेगा, भले आपका टर्नओवर घटते घटते कितना भी घट जाए। इन एनी, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, इन एनी, ये नहीं कहा कि जस्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में देखना है, इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, समझ गए। अब वो पोर्टल क्या है, उसका नाम है इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, IRP पोर्टल है। शायद एक सेकंड रुकेगा, आपको IRP पोर्टल शायद मैं दिखा पाऊँ तो। ये देखिए GST खोल लिया, ई इनवाइस क्लिक करिएगा, आपको IRP पोर्टल पे ले आया। यहाँ पे अपना लॉगिन करना है आपको और उसके बाद यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे जनरेट करिएगा IRN नंबर होता है, आप चाहें तो IRN अपना, आपके पास IRN हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका IRN जो दिया गया है वो सही है कि नहीं। तो ये आपका IRP पोर्टल है, ठीक है, ई इनवाइसिंग पोर्टल है, समझ गए। ये GST से अलग पोर्टल है, ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ई इनवाइसिंग। ई इनवाइसिंग है क्या, ठीक। ई इनवाइसिंग इज नॉट जनरेशन ऑफ इनवाइस बाय अ गवर्नमेंट पोर्टल। टैक्स पेबल कंटिन्यू टू क्रिएट देयर GST इनवाइस। मैंने कहा ना, टैक्स इनवाइस एज इट इज आप इशू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप पर कंपलसरी है ही, टैक्स इनवाइस सबको इशू करना है, चाहे आप पे IRP क्यों ना, चाहे आप पे ई इनवाइसिंग क्यों ना अप्लाई हो रहा हो। तो ई इनवाइसिंग है क्या, तो ई इनवाइसिंग कहा गया कि आपको ये जो टैक्स इनवाइस तो इशू करना ही करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर जो मैंने लिमिट बताया, जो कि अब 5 करोड़ है, जो कि अब 5 करोड़ है, थर्ड यहाँ लिखा हुआ, नीचे जाकर देखिएगा तो वो लिमिट चेंज हो गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023, 5 करोड़। मैंने किसी भी पिछले साल अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था, 5 करोड़ से ज़्यादा था, तो आप पर ई इनवाइसिंग एज इट इज़ एप्लीकेबल है। अब जबकि एप्लीकेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स इनवाइस आपको इशू करना है, उसी के बेसिस पे ई इनवाइस बनाया जाता है, ठीक है। Taxpayer will continue to create their GST invoice on their own accounting, billing, ERP सिस्टम जो भी यूज कर रहा है, ठीक है।
एज पर ई इनवॉइस स्कीम दिस इनवॉइसेस विल बी देन रिपोर्टेड टू IRP। समझ गए? वो जो टैक्स इनवॉइस, जो जैसे देखिए ये जो टैक्स इनवॉइस था आपका ऊपर में, यही डिटेल आपको वहाँ पोर्टल पे भरना है, IRP के पोर्टल पे। ठीक है, आपको GSTN नंबर अपना लॉगिन करना है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, एसेसन कोड क्या, क्वांटिटी क्या, गुड्स क्या था, सर्विस था क्या, सब कुछ वहाँ पे डिटेल भरना है। और भरने के बाद आपको ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। समझ गए? These invoices will then reported to IRP. On such reporting, IRP will generate करेगा इनवॉइस रेफरेंस नंबर। यही है आपका मेन चीज। जब भी आप ई इनवॉइस जनरेट करिएगा आपको मिलेगा IRN नंबर, जो आपके या तो इनवॉइस के नीचे में, इनवॉइस के ऊपर में लिखा रहेगा। कहीं भी अगर आपने कहीं परचेज किया हो और अगर उस बंदे ने आपको ई इनवॉइस दिया होगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, या तो ऊपर में या तो नीचे में ई इनवॉइस का नंबर लिखा रहता है। ठीक है, digitally sign it and return the invoice to the supplier. A GST invoice will be valid only with the valid IRN. समझ गए? IRN बहुत एसेंशियल है। ई इनवॉइस तभी ई इनवॉइस माना जाएगा जब उस पर IRN लगा होगा। बेसिकली कहने का मतलब ई इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मतलब आपको बस टैक्स इनवॉइस जो आपका है एज इट इज, उसको बस GST के एक पोर्टल है जिसका नाम है IRP, उस पर चढ़ाना है। ठीक है, उस पर चढ़ाते के साथ गवर्नमेंट को एक डाटा मिल गया कि ठीक है आपका, आपने सप्लाई किया, किसी ने रिसीव किया, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन था, तो अब वो अपना ITC लेगा, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट इस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा सारा चीज़ सिंप्लीफाई हो गया। समझे? तो फेक ITC को रोकने में काफ़ी कारगर साबित हुआ ई इनवॉइस अब तक के लिए। बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, presently invoices, credit note, debit note when issued by notified person to a registered person of a purpose of export are covered under e-invoice. Though different documents are covered for ease of reference and understanding, the system is referred as e-invoicing. काम खत्म। Advantage of e-invoice, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑटो डाटा रीड कर लेता है, वो आपके 1 में डाटा ले लेगा, रिसिपेंट के 2 में डाटा दिखने लगेगा, कुछ नहीं करना पड़ता आपको, बस रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, E-invoice has many advantages for business. One such advantage is auto reporting of invoices into GST return. मतलब GSTR1 में auto reporting हो जाता है। ठीक है, and auto generation of e-way bill, यहाँ तक कि आपको अगर e-way bill जनरेट करना है तो वो भी auto generation कर सकते हैं आप wherever required. Under e-invoicing, business has to report the B2B invoice data only. Once in the e-invoice form, and the same is reported in multiple form, GSTR1 e-way bill. E-way bill can be auto-generated using e-invoice data. GSTR1 can also be auto-populated with the e-invoice data. It will become part of the business process of the taxpayer. In short, बकवास है, पढ़ लेना अपना, सबको पता है क्या होगा e-invoice भरने से। ठीक है, consequently there will be a substantial reduction in transcription error as same data will get reported to tax department as well as to the buyer to the prepared inward supply register. Receipt of information to GST system, buyer can reconcile the same with the purchase order. ठीक, तो एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम मानने का कोशिश किया गया कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर ई इनवॉइसिंग टाइमली जनरेट होता रहे सही तरीका से तो अब इस बात है कि आपको 1 भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, 1 अपडेट होता जाएगा। ठीक है, जो रिसिपेंट उसका डेली बेसिस पे क्या होगा कि 2A में डाटा आता जाएगा, वो रिकंसाइल करता जाएगा। और सबसे फायदेमंद डिपार्टमेंट के लिए कि उसको पता है कि हाँ ये डाटा जेन्युइन है क्योंकि ये मेरे पोर्टल के थ्रू जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेक इनवॉइसेस, जो मैंने आपको कहा था सबसे बड़ा प्रॉब्लम सरकार का फेक ITC, जिसमें काफ़ी कारगर साबित हुआ है ई इनवॉइस अब तक के लिए। समझ गए? अब आते हैं ई इनवॉइसिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ठीक है, नोटिफाइड क्लास कौन है पता है आपको, वही 5 करोड़ वाला, आपको पहले 10 करोड़ था, अब 5 करोड़ वाला। ठीक है, जिसका किसी भी पिछले साल 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर था, एग्रीगेट टर्नओवर मैंने ऑल इंडिया बेसिस पे टर्नओवर 5 करोड़ से अगर ज़्यादा था तो उसको ई इनवॉइस का सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है, बाय अपलोडिंग सच पर्टिकुलर एज कंटेंट इन फॉर्म GST INV 01। अब वो फॉर्म कौन सा है, ये तो बोला है टैक्स इनवॉइस अपलोड करना है, और वो टैक्स इनवॉइस डाटा कहाँ अपलोड करना है, उस फॉर्म का नाम क्या है, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म GST INV 01। ठीक है,
on the common GST electronic portal and obtain an IRN invoice reference number in prescribed manner and subject to prescribed condition and restriction. ठीक है, अब आता है कमिश्नर. कहा गया ठीक है आप पर एक 5 करोड़ पार कर गए, आपको करना है, लेकिन अगर कमिश्नर चाहे और काउंसिल का रिकमेंडेशन हो तो बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट कर सकता है सर्टन क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को ई इनवॉइस इशू करने से. ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं. हो सकता है कुछ ऐसा बिजनेस लाइन हो जहां लग रहा हो सरकारों की इसको थोड़ा सा छूट देने का जरूरत है, कंप्लाइंस ज़्यादा है तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, तो सरकार ऐसे कामें करते रहती है. ठीक है, तो कमिश्नर अगर चाहे काउंसिल का रिकमेंडेशन हो तो एग्जाम्प्ट कर सकता है सर्टन क्लास ऑफ पर्सन को जो कि बाय एक्ट तो लायबल है लेकिन बाय नोटिफिकेशन उसे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है ई इनवॉइस इशू करने से. ठीक है, अब every invoice issued by above person in any manner other than the manner specified in 48(4) shall not be treated as an invoice. ठीक है, where e-invoicing is applicable there is no need of issuing invoice copy in triplicate duplicate. अगर e-invoice system applicable हो रहा है तब तो फिर आपको ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट जो ऊपर कहा था वो भी फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अब कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको ई इनवॉइस जनरेट करना ही करना है, भले उनका टर्नओवर समझ गए 10 करोड़ लिखा है पर 5 करोड़ आप मानिएगा 5 करोड़ से कि 1 अगस्त 2023 पार हो चुका है तो 5 करोड़ से ज़्यादा हो किसी भी साल फिर भी उसे B2B सप्लाई के लिए ई इनवॉइस जनरेट करने का जरूरत नहीं है. तो आप सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कंडीशन क्या है. पहला कंडीशन तो है किसी भी पिछले साल आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड किया हो तो आप पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा. दूसरा सिर्फ B2B सप्लाई के लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा. तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका जो क्रक्स है यही है कि अगर मेरा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है किसी भी साल. ठीक है, दूसरा अगर मैं B2B सप्लाई करता हूँ तो ई इनवॉइस जनरेट करूँगा. लेकिन कुछ पर्सन नोटिफाई किए गए हैं जिनका हो सकता है कि एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ना कर रहा हो. ठीक है, किसी भी पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड ना कर रहा हो और वो B2B सप्लाई भी कर रहा हो. ठीक है, और सॉरी उल्टा बोल गया मैं, हाँ सही तो बोला, उल्टा थोड़ी बोला. ठीक है, इन द व्यू ऑफ सेट पावर अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड एक्सीड 10 करोड़ हैज बीन नोटिफाइड एज क्लास ऑफ पर्सन हु शैल प्रिपेयर ई इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाई. ठीक है, services for both to a registered person and for export. Thus, presently, such notified person are not required to report B2C invoice on invoice reporting portal. However, reporting of B2C invoice will be brought under e-invoice under next phase. समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि B2C invoice अभी कवर नहीं है बट इसका प्लानिंग अभी पोस्टपोन्ड है. मतलब ये नेक्स्ट फेज में कभी अगर सरकार को लगा कि अब हम लोग B2B पे हो चुका है सब चीज़ तो B2C को भी अब ले आया जाए. ठीक है, फर्दर ई इनवाइसिंग इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल टू इनवाइसेज इशूड बाय ISD. तो ISD जो इनवाइस इशू करता है उसको भी ई इनवाइस अप्लीकेबल नहीं होता है. क्योंकि ISD होता किस लिए? ISD तो बस यही काम करता है ना कि ISD आपका सर्विसेज लेता है और अलग अलग ब्रांचेस को जो इनपुट ट्रांसफ़र करना है वो अपने थ्रू करता है. ठीक है, if the invoice is issued by a notified person is in respect of supply made by him tax on which is payment or reverse charge, e-invoicing is applicable. समझिएगा, if the invoices issued by a notified person मतलब कौन? जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा का एग्रीगेट टर्नओवर था, is in respect of supply made by him टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. अब वो ये कहेगा ना कि RCM में कवर है, मुझे टैक्स देना नहीं है तो मैं इनवॉइस क्यों इशू करूं? तो नहीं भाई साहब, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया है 5 करोड़ को तो आपको ये इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. भले ही RCM में सप्लाई हो, आपका आउटवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई हो, फिर भी आपको इशू करना पड़ेगा. समझे? तो अभी के लिए ही था. अच्छा, तो
तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखा था बस कि मैंडेटरली इशू ई इनवॉइस, ऐसा कोई पर्सन नहीं है अब तक जिसको कंपलसरी ई इनवॉइस इशू करना है। अभी बस यही है कि जब तक लिमिट क्रॉस ना करेगा तब तक ई इनवॉइस इशू नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अ टैक्स पेयर एडवोकेट है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है 20 करोड़, इज सप्लाइंग सर्विस टू अ कंपनी who will be discharging tax liability as recipient under reverse charge mechanism. Such invoices have to be reported by said taxpayer since it is a notified person on IRP. नहीं समझे कहने का मतलब, जो लॉयर लोग कहते हैं ना कि उनको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो लॉयर कहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो भाई साहब आपको भी लेना है। अगर आपका 20 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर, सॉरी 5 करोड़ ही है, 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर किसी भी साल था, तो आप पर ई इनवॉइसिंग इशू करने का लायबिलिटी है, आप पर ई इनवॉइसिंग इशू करने का लायबिलिटी है। और ई इनवॉइसिंग कैसे इशू करिएगा, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं लीजिएगा अपना, समझ गए। हाँ, ये भी कहा गया है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन ई इनवॉइस में ऐसा नहीं कहा गया। ई इनवॉइस में कहा गया कि अगर आप भले ही आप आउटवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई करते हो, लेकिन आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल, पिछले किसी भी साल 5 करोड़ से ज़्यादा था। तो अब ये दोनों चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो हम लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई साहब आप रजिस्ट्रेशन लो, अपना आरसीएम में जीएसटीआर 1 भरो, कोई दिक्कत नहीं है, और ई इनवॉइस भी इशू करो। समझ गया, समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि लॉयर लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है, बट ठीक है लेना चाहिए, उन लोगों को भी फायदेमंद है, नहीं तो फिर आप वायलेट कर रहे हैं। कौन सेक्शन वायलेट कर रहे हैं? ई इनवॉइस का सेक्शन वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक था। वैसे बहुत कम ही लॉयर होंगे जिनका 5 करोड़ से अधिक होगा, ठीक है, मतलब 10% लॉयर होंगे जिनका 5 करोड़ से अधिक होगा टर्नओवर। अगर 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइस इशू करना था, ठीक है। कंपनी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना नो प्रॉब्लम, बट आपको इशू करना था, ठीक है। ऑन अदर हैंड, वेयर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई आर रिसीव्ड बाय नोटिफाइड पर्सन from unregistered person or through import of service, e-invoice does not arise, not applicable. E-invoice is not applicable for import of goods. अब आइए, अब जो confusion create हुआ यहाँ पर, उसी के लिए नीचे में फिर बताया गया। On other hand, where a specified category of supply are received by notified person from unregistered person, ठीक है। ये अब तक इसमें आपका 9(4) सेक्शन 9(4) सेक्शन 9(4) ये किसमें कवर था? 9(3) में, ठीक है। ये 9(4) है, डिफरेंस है, समझ लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना है, ठीक है। ये आप 9(4) पढ़े होंगे या फिर याद नहीं होगा तो 9(4) में कहना था कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अब तक इसमें कोई नोटिफाइड नहीं किया गया है, अगर बस एक ही चीज़ है, रियल एस्टेट में एक चीज़ है जहाँ पर ये चीज़ है कवर, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो कहा गया अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो सर्टेन नोटिफाइड कुछ किया नहीं गया आज तक, ठीक है। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज, अब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, ठीक है, रियल एस्टेट में है एक, दूसरा है आपका जो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में है, समझ गए, उसमें भी आरसीएम अप्लाई होता है, जहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है वहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इस वाले केस में कहा गया ई इनवॉइस का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। और लिखा भी, और थ्रू इंपोर्ट ऑफ सर्विस ई इनवॉइस डज नॉट अराइज, नॉट एप्लीकेबल, समझ गए। ई इनवॉइसिंग इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आ गया समझ में।
तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल कहाँ पर नहीं है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में और सेक्शन 9(4) में स्पेसिफाइड सप्लाई के लिए। 9(4) में शायद अब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ध्यान नहीं है मुझे, बट शायद 9(4) में अब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हाँ, रियल एस्टेट वाला उसमें फॉल कर जाता है। रियल एस्टेट में क्या होता है कि आपको अगर वो स्पेशल रेट लेना है 2% और 5% जो है शायद, उसमें से आपको कहा गया है कि अगर आपका 80% सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं है तो आपको आरसीएम में देकर के उसको 80% तक लाना पड़ेगा। अगर आपने अनरजिस्टर्ड से लिया है तो मतलब कि जो भी डिफरेंस है उसके लिए आप आरसीएम में टैक्स पे करिए, तभी आपको वो स्पेशल रेट 5% और 2% जो भी है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे 9(4) एप्लीकेबल है, कह सकते हैं आप एक तरह से। अब एग्जम्पशन, इन लोगों को ई इनवॉइस नहीं इशू करना है। किसको? एसईजेड यूनिट को, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंक्लूडिंग एनबीएफसी। GTA supplying service in relation to transportation of good by road in a good carriage. ठीक है, supplier of passenger transportation service, person supplying service by way of admission to exhibition of cinematography film in multiplex screen, a government department and a local authority. इन लोगों को भले ही इनका टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड काहे ना किया हो, जो कि अब 5 करोड़ है, फिर भी ई इनवॉइस इशू करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्दर द अबव टैक्स पेयर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइस एज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन बिलो। पर ये एग्जम्पशन उन पे एप्लीकेबल होता है तो उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन क्या देना पड़ेगा? That invoice is not required to be issued in the manner specified under Rule 48(4). In all cases where an invoice is issued other than in the manner specified under the said Rule 48(4) by a taxpayer having aggregate turnover in any preceding financial 17-18 onward more than aggregate turnover as notified under Rule 48(4). ठीक है, I be hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onward is more than aggregate turnover notified under sub-rule 4 of Rule 48, we are not required to prepare an invoice in term of the provision of the said sub-rule। समझ गए? कहने का मतलब आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, बस समझ गए? It is important to note that only SEZ unit, अभी ध्यान देना, दोनों हमेशा साथ ही में रहता है। कौन सा? SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर, बट यहाँ पे डेवलपर लिखा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि जो SEZ डेवलपर है वो इस चीज़ से नहीं बचा हुआ है, उसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी पिछले साल 5 करोड़ से अधिक था। ठीक है, उसके बाद अगर सप्लायर आउटसाइड द SEZ है, मतलब SEZ यूनिट को अगर सप्लायर, SEZ यूनिट अगर रिसिपिएंट है, सप्लायर कोई मिस्टर एक्स है, तो उस केस में भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, Maharaja Private Limited has an SEZ unit and a regular DTA unit. The aggregate total turnover of Maharaja Private Limited is more than 10 crore. However, the turnover DTA unit is rupees 5 crore for preceding financial year. In this scenario, SEZ unit is exempt. However, e-invoicing will be applicable to DTA unit. बिकॉज द एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेट करना है तो आपको SEZ का भी टर्नओवर लेके कैलकुलेट करना है, और अब वो 5 ही करोड़ है तो क्वेश्चन पुराना है इसलिए 10 करोड़ दे रखा है। ठीक है, It has been clarified that the state exemption from generation of e-invoice is for the entity as a whole and is not restricted by the nature of supply being made by the said entity. A banking company providing banking services may also be involved in making supply of some goods, including bullion. The said banking company is exempted from mandatory issuance of e-invoice in term of notification number this for all supply of goods and services, and thus will not be required to issue e-invoice with respect to any supply made by it. ये जो एग्जाम्पशन है इनवॉइस का ना, एंटिटी एज अ होल पर है, समझ गए? ऐसा नहीं कि नेचर पे है। हाँ, अब आपका एंटिटी अगर इस वाले केस में आपका एंटिटी एक SEZ में था, एक DTA में था, वहाँ डिफरेंस आ गया,
लेकिन अगर इनका देखा जाए तो एंटिटी एज अ होल, समझ गए? अब ई इनवॉइस जनरेट कैसे होगा? ठीक है, द टैक्स पेयर फर्स्ट प्रिपेयर एंड जनरेट हिज इनवॉइस यूजिंग हिज ओन सॉफ्टवेयर. The invoice must conform to the e-invoice schema. It is standard notified format discussed in detail subsequent paras and must have mandatory parameter. Detail of this invoice are uploaded, reported by a taxpayer to the IRP. This way, taxpayer register his supply transaction on IRP. On uploading, IRP return the e-invoice with a unique invoice reference number. ठीक है, explain detail subsequent para में. After digitally signing the e-invoice and adding a QR code, then the supplier share the e-invoice with the receiver along with QR code. अब ये QR code क्या है आगे पढ़ेंगे, वो भी आएगा. ठीक है, हाँ ये देखो, ये है जनरली एक e-invoice का सैंपल दिया गया, देख रहे हो? देखो, समझ गया? ये देखो आयरन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका. नीचे भी आता है, यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, नीचे और ऊपर में भी रहता है, कभी इनवाइस देख सकते हो तो होगा. तो अब आते हैं हाउ ई इनवाइस डाटा इज कंज्यूम बाय जीएसटी सिस्टम फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल और पॉपुलेटिंग रेलिवेंट पार्ट ऑफ जीएसटी रिटर्न. ऑब्वियस सा बात है, जब हम लोग आईआरपी पे इनवाइस अपलोड करते हैं तो वहाँ से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है वन में. ई वे बिल में भी मदद करता है, तो कैसे करता है वो बताया गया है. ठीक है, तो करता क्या है, आईआरपी सेंड द ई इनवाइस डाटा along with IRN to GST system as well as to e-way bill system. The GST system will auto populate them into GSTR1. GST system को GSTR1 में डाल देता है सप्लायर के, और GSTR2 में डाल देता है रिसिपिएंट के. With source marked as e-invoice, वहाँ पे e-invoice लिखा रहता है सोर्स में. हाँ, जब भी आप खोलोगे ना 2A में, तो B2B में जाकर देखोगे तो वहाँ पे एक कॉलम में सोर्स लिखा रहता है. ठीक है, IRN and IRN date will also be shown in GSTR1 and GSTR2A. The e-invoice schema discussed subsequently includes parameter, example transporter ID, vehicle number, etc. that are required for creating and generating e-way bill. This can be entered if available with seller at the time of generation of e-invoice, so that e-way bill can be created using this data without any further requirement of data entry by the user. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये कंपलसरी है, बट अगर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है तो वहाँ पर ई इनवॉइस स्कीमा में दिया गया है कि वहाँ पर आप ट्रांसपोर्टर आईडी भर सकते हैं, व्हीकल नंबर भर सकते हैं. ये डाटा फिर कहाँ चल जाएगा, ये बिल के पास, और स्टार्ट फिर आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा अपने हाथ से. इन शॉर्ट आपका जो है ये तीनों सिस्टम लिंक है, जीएसटी, आईआरपी और ई-वे बिल. समझे? ये तीनों एक दूसरे से लिंक है. आप अगर यहाँ भी डाटा भरते हैं तो यहाँ तो नहीं आता, यहाँ नहीं आता, बट आप अगर यहाँ डाटा भरते हैं आईआरपी में तो ये डाटा यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है. अगर आप ई-वे बिल भरते हैं तो ये डाटा यहाँ चला जाता है ऑटोमेटिक. ठीक है, तो समझ गया? अब एक बार आयरन जनरेट हो गया, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार गलती हो गया, हो सकता है ना गलती हो गया, तो वही कहा गया, वेयर नीडेड द सेलर कैन कैंसिल आयरन फॉर एन ई इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग इट ऑन आरपी विद इन स्पेसिफाइड टाइम. अब वो टाइम क्या है? वो टाइम है, शायद यहाँ पे नहीं दिया होगा, टाइम नहीं बताया. ठीक है, amendment of e-invoice already uploaded on IRP will be done only on GST portal. ठीक है, अगर अमेंडमेंट करना है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ GST पोर्टल पे ही होगा.
अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइसेस इज नॉट पॉसिबल थ्रू द IRP। तो आप कैंसिल तो कर सकते हो आयरन को IRP पोर्टल पे, ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट करना है तो वो वहाँ से नहीं होगा। जो ऊपर 10 लिखा हुआ उसके बारे में कहा गया कि अगर ऐसा हो, ठीक है, हाउ एवर इफ द कनेक्टेड ई वे बिल इज एक्टिव और वेरीफाइड बाय द ऑफिसर ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर एक बार इसे मूवमेंट इन्वॉल्व था, मूव कर रहा था, ऑफिसर गाड़ी रोका, चेक किया, डाटा अपना सिस्टम में फीड किया, एक बार अगर वेरीफाई कर लिया ऑफिसर ने तो अब वो कैंसिल नहीं होगा आयरन, ठीक है। Implication for business. As apparent from the above discussion, e-invoicing does not mean that the invoice need to be prepared generated on the government portal. It is only intimating the government. समझे? ऐसा नहीं कहीं जनरेट करना है आपको, तो एज इट इज टैक्स इनवॉइस बनाना है, बस सरकार को बताना है कि मैंने मेरा क्या है कि आपके लिमिट के बाहर था मेरा, तो मेरे पे एप्लीकेबल था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है ये इनवॉइस जनरेट किया है B2B के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। By registering that particular invoice on the government portal, consequently business will continue to issue invoices as they were doing earlier. Necessary changes on account of e-invoicing requirement be made by ERP, accounting and billing software provider and the respective software. They need to get the updated version having this facility. ठीक है, अब e-invoicing स्कीमा क्या है इसके बारे में समझते हैं। Business use various accounting billing software, each generating and storing invoices in their own electronic format। अब ऐसा बात है, कोई टैली यूज़ कर रहा है, कोई सैप यूज़ कर रहा है, और कोई और कुछ यूज़ कर रहा होगा अपना कस्टमाइज, ठीक है। तो बिजनेस वेरियस अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, सब अपने अपने हिसाब से डाटा स्टोर करता है अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ठीक है। These different formats are neither understood by GST system nor by the system of supplier and receiver. An invoice generated by SAP system cannot be read by a machine which is using tally system, obviously बात है, unless a connector is used. Within more than 300 accounting billing software product, there was no way to have connector for all. Connector से मान सकते। In this scenario, e-invoicing was introduced aiming at machine readability and informed interpretation. To ensure this complete interoperability of e-invoices across the entire GST ecosystem, an invoice standard is a must. By this, e-invoice generated by one software can be read by any other software, thereby eliminating the need of fresh manual data entry. Since there was no such standard for e-invoice available earlier, as a first step, a standard format for e-invoice has been finalized. This informed standard format, applicable for all the businesses across the country, is known as e-invoice schema. It is notified as Form GST INV1. E-invoice schema mandate what particulars shall be reported in electronic format to IRP. Invited in prescribed schema to be reported IRP in JSON format. JSON can be understood as a common language for system machine to communicate between each other and exchange data. नहीं समझ में आया? समझो, हम चाहे पहले समझो शुरू में अगर कभी यूज़ किया हो टैली तो ये जानते होंगे कि एक होता है GST, मेरे इस पर भी शायद टैली सीरीज में शायद लॉक किया हुआ है, ओपन कर दूंगा, ओपन है शायद, लॉक नहीं है। टैली सीरीज में जाओगे देखोगे कैसे वहाँ पे GST का एक्टिव होता है, ठीक है। GST एक्टिव करने के बाद वहाँ से आप कुछ नहीं करना है, बस जेसन अथी करो और अपलोड कर दो, ठीक है, या फिर वहाँ से डायरेक्टली फाइल भी कर सकते हो टैली से ही, ठीक है, एक बार GST एक्टिवेट होने के बाद। वैसे ही ई-इनवाइस के लिए किया है, ठीक है। अब क्या है कि अब बार बार इनवाइस जनरेट किए, फिर जाकर के IRP पे लॉगिन किए और जाके वहाँ पे फिर भर रहे हैं डिटेल, इनवाइस नंबर दिस दैट, सप्लायर दिस एंड दैट, क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एक लंबा हेक्टिक प्रोसेस था और बिजनेसेस चलना चाहिए आराम से। तो इसलिए इसके लिए भी एक बनाया गया है कि आपको, मतलब कि कंपनी सबको अच्छी किया है कि आप अपना सॉफ्टवेयर ये यूज़ करिए, मतलब अपने सॉफ्टवेयर में ये इंटीग्रेट करिए, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में इंटीग्रेट करिए। और उसके बाद जैसे GSTR1 जैसे GST एक्टिवेट करने के बाद वैसे ही उस पर अगर ई-इनवाइसिंग एक्टिवेट कर दिया जाए तो ई-इनवाइसिंग भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, वहीं से बस क्लिक करिएगा, अपने आप ई-इनवाइस जनरेट हो जाएगा, समझे।
अपने आप ई इनवाइस जनरेट हो जाएगा बिना कुछ किए हुए, मैंने बिना आपको दोबारा डाटा रिफिल नहीं करना आईआरपी सिस्टम पे जाकर के। समझ गए? नहीं समझ में? मैं क्या कह रहा हूँ कि बाय द वे आपने अपना टैली यूज किया, ठीक है, इनवाइस जनरेट कर लिया, अब इनवाइस को लेके बैठे और गए आईआरपी सिस्टम पे और जाके फिर फीड कर रहे हो। क्या फीड करोगे? जीएसटीएन नंबर, सप्लायर का, रिसिपिएंट का एड्रेस, प्लेस, बिजनेस, सब कुछ डालोगे, एडिशन कोड। पर अगर ई इनवाइस स्कीमा जो है उसमें क्या होगा, उसमें आपका आईआरपी इंटीग्रेट हो जाएगा आपके टैली के साथ, ठीक है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, ई इनवाइस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आईआरपी से लिंक है, ठीक है। और क्या यूज़ करना है? जेसन फॉर्मेट यूज़ करता है, वैसे बात है। समझ में आ गया? नहीं समझ रहे? समझ गए होंगे। देखो ना टैली सीरीज में जाओगे तो वहाँ देखोगे जीएसटी के लिए है, कैसे आप जीएसटी एक्टिवेट करने के बाद कुछ नहीं करना आपको, बस जेसन जनरेट करना है, वहाँ से ऑफलाइन में जाना है, अपलोड करना है, कितना ईजी है, कोई डिटेल भरना ही नहीं है वन का, ठीक है। उसके बाद वहीं से आप चाहो तो वहाँ पे रहता है कि आप क्लिक करो, वहीं से रिटर्न फाइल हो जाएगा। आपको ये भी नहीं करना कि जाके खोलना है अकाउंट, मतलब कि जाके वेबसाइट खोलना है जीएसटी का, समझे? तो वही चीज़ इसके लिए भी किया गया है कि ई इनवाइस स्कीम, ठीक है, वो आपका इंटीग्रेटेड रहेगा। आप अपना वहाँ पे सब डिटेल भर दीजिए, जब भी आपको जनरेट करना, आपका सॉफ्टवेयर ही, मैंने आपका टैली है, सैप है, उसी से जनरेट हो सकता है आराम से, ठीक है। बस वहाँ पे अपना लॉगिन डिटेल ये सब डाल दीजिए और कर दे। जैसे कि कैसे आप इनकम टैक्स का जो यूज़ करते हो, सॉफ्टवेयर यूज़ करते होगे, तो इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपका ई फाइलिंग का सारा डिटेल डाल दिया आपने, आप वहाँ पे भरते हो, बस क्लिक करते हो, फाइल रिटर्न, अपने आप अपलोड भी कर देता है, फाइल भी कर देता है और हो जाता है। समझ गए? तो वही चीज़ है ई इनवाइसिंग स्कीम। समझिए? इनवाइस स्टेशन पोर्टल, पोर्टल कौन सा है? तो ये सब पोर्टल है, ई इनवाइस 1 GST.gov.in, ई इनवाइस 2 GST, मतलब ये साइट है जहाँ पे जाकर के आप ई इनवाइस जनरेट कर सकते हो रजिस्टर करके आप लोग, ठीक है। आयरन क्या है? तो अब ऐसा बात है, एज सीन अर्लियर जीएसटी इनवाइस विल बी वैलिड ओनली विद अ वैलिड आयरन। आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर ये हो सकता है, लेकिन आयरन देखो, आयरन कैसा है, 64 कैरेक्टर का होता है, ठीक है, समझ गए? अब कुछ अदर पॉइंट है, द ई इनवाइस सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट द इनवाइस टू द इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल रिलेटेड बाय देम ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। बल्क अपलोडिंग ऑफ ई इनवाइस आरपी इज ऑल्सो पॉसिबल, बल्क अपलोडिंग में हो सकता है। CBS has clarified that there is no requirement to carry the physical copy of tax invoice in case of, अगर ई इनवाइस है तो कोई जरूरत नहीं है हाथ में पन्ना लेके घूमो, ठीक है। Where ई इनवाइस has been generated, production of the QR code having an embedded invoice reference number electronically for verification by the proper officer would suffice, ठीक है। QR कोड जो लगा रहता है उससे हो जाएगा। अब ये आया QR कोड, ठीक है, इसके बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। बहुत बड़ा है ये भी, थक गया। ठीक है, तो क्यूआर कोड के बारे में हम लोग कल जानेंगे, काफ़ी बड़ा है क्या कि क्यूआर कोड का।